हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द न्यू लेक्चर सीरीज दैट इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। जो भी पोर्शन इंपॉर्टेंट होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे पोर्शन को वन बाय वन करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हम एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि जहाँ पे ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन ना भी मेंशन है, वहां पे भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एज ए जनरल साइंस कंसीडर करके। तो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना है। और लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो कि जो टॉपिक अभी आपने पढ़ा है, अगर उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू आर एबल टू रिप्लाई और नॉट। अगर हम फर्स्ट वर्ड को देखें, एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब अगर डिक्शनरी मीनिंग आप समझो तो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हम व्हीकल के बॉडी का स्ट्रक्चर की एनालिसिस करने वाले हैं, उनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, उनसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होते हैं, इन सारी बातों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और एज यूजुअल, जैसे मैंने आपसे कहा कि लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको सर्च करना है @मनु एकेडमी। आप मनु एकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूलें। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल। पहले भी हमने डिस्कस किया कि एनाटॉमी में क्या क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा उसको एलोबरेट करने की कोशिश करें तो व्हीकल का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, व्हीकल की डिजाइन वाला पोर्शन, व्हीकल में मटेरियल कौन सा यूज हुआ, व्हीकल के मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, व्हीकल में एक्सेसरीज कौन से लगे हुए हैं, उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है, गियरिंग, एक्सेल, व्हीकल के एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। और इसकी इजी एनालिसिस के लिए हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो फर्स्ट पार्ट, या फिर इसको हम बेस पार्ट भी कह सकते हैं, बॉडी एंड चेसिस, जहां पे हमारी व्हीकल माउंट होती है। कंप्लीट व्हीकल का जो लोड होता है वो कौन बियर करता है, बॉडी या फिर चेसिस करती है। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है, इंजन। हमारे व्हीकल को पावर्ड कौन करता है, हमारे व्हीकल को चलाने के लिए पावर जो देता है उसे हम कहते हैं इंजन। अगर इंजन नहीं रहेगा तो आपकी व्हीकल चलेगी नहीं चलेगी, और उसको हम व्हीकल भी नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको रिप्लाई करना और ट्राई करना कि बिना गूगल किए हुए आप रिप्लाई करो। व्हीकल को चलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे जो व्हीकल का इंजन है वो, या फिर रोड की कंडीशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, आप रिप्लाई करना है बिना गूगल किए हुए कि क्या हमारे व्हीकल में इंजन है तो दैट इज सफिशिएंट टू रन द व्हीकल, ये रिप्लाई करना है आपको। नेक्स्ट जो पोर्शन है इसका, ड्राइव, ट्रांसमिशन एंड स्टीयरिंग वाला पोर्शन, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सस्पेंशन और ब्रेक वाले पोर्शन को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो हमारी यहाँ पे ये पूरे डिस्कशन के बाद हमारी एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल कंप्लीट हो जाएगी। तो हम एक लेक्चर में केवल एक पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बॉडी एंड चेसिस को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन और इलेक्ट्रिकल पार्ट को कवर करेंगे। बॉडी और चेसिस को तो हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा व्हीकल का डेवलपमेंट भी देख लो। ये बेंच साहब हैं जिन्होंने सबसे पहले व्हीकल बनाई। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले व्हीकल डेवलप की। मर्सिडीज बेंच का नाम सुना होगा, वो इन्हीं की कंपनी है, इन्हीं के नाम पे पड़ी थी। इन्होंने सबसे पहले व्हीकल बनाई थी। ये जर्मन साइंटिस्ट हैं। इसके बाद आप देख रहे हो धीरे धीरे हम अपने व्हीकल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते गए, और आज हम कुछ यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब तो बहुत सारे व्हीकल है, मॉडर्न व्हीकल है, उनकी डिजाइन डिफरेंट है, आप देख ही रहे हो। तो ये एक सिक्वेंशियल डेवलपमेंट है व्हीकल का। आज के डिस्कशन का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज चेसिस। चेसिस एक फ्रेंच टर्म्स है जिसको हमने सबसे पहले यूटिलाइज किया हमारे व्हीकल के मेन स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए, हमारे व्हीकल के मेन स्ट्रक्चर को नोमेनक्लेचर देने के लिए। चेसिस एक तरह का स्केलेटन होता है जिसपे हमारे जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं व्हीकल के वो माउंट होते हैं, जैसे इंजन हुआ, टायर असेंबली हुई, एक्सेल असेंबली, ब्रेक, स्टीयरिंग, ये सारी चीजें हमारे चेसिस पे बोल्टेड होते हैं। इन शॉर्ट हम ये कहें कि हमारा चेसिस उन सब को इंक्लूड करता है जो इसेंशियल कंपोनेंट हैं टू ड्राइव द व्हीकल। व्हीकल को ड्राइव करने के लिए इसेंशियल कंपोनेंट हमारे चेसिस सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। रिमेंबर दैट जो एसेसरीज है वो हमारे चेसिस सिस्टम में इंक्लूड नहीं होता है। बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि चेसिस या फ्रेम दोनों सेम होते हैं, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो हमारा फ्रेम होता है दैट इज द वन कंपोनेंट ऑफ द चेसिस, मतलब चेसिस का एक कंपोनेंट होता है, चेसिस फ्रेम नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं चेसिस।
चेसिस में भी कई सारे टाइप्स होंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये जो बेस स्ट्रक्चर है, इसी पे पूरी व्हीकल क्या होती है हमारी माउंट होती है, जिसे हम व्हीकल की बॉडी कहते हैं। अब जो नए स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं उसमें हमारी जो बॉडी होती है वो चेसिस का इंटीग्रल पार्ट होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बॉडी और चेसिस दोनों सेम ही होते हैं। बट जो अभी भी बड़ी व्हीकल्स हैं उसमें चेसिस सेपरेट होती है, हमारे व्हीकल की बॉडी सेपरेट होती है। बहुत सारे एडवांटेज होते हैं इसकी, क्योंकि मेंटेनेंस ईजी हो जाता है। व्हीकल का अगर एक्सीडेंट होगा तो आप इजीली व्हीकल को यहाँ पे अनबोल्ट कर पाओगे, तो ये सारे एडवांटेज होते हैं। तो आगे हम वन बाय वन करके इनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ये हमारे चेसिस का स्ट्रक्चर है विथ सस्पेंशन सिस्टम एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। आगे हम देखें कि हमारा जो लेआउट होता है चेसिस का मेन कंपोनेंट के साथ वो कैसा होता है। तो ऐसा कुछ हमारे चेसिस का लेआउट होता है जिसपे मेन कंपोनेंट माउंट होते हैं, जो हमारे व्हीकल को ड्राइव करने के लिए एसेंशियल है, व्हीकल उनके बिना नहीं चलेगी। बाकी जो एसेसरीज वाले पोर्शन होते हैं वो तो आपको आपके व्हीकल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, फिर जो लोग उसमें बैठे हैं उनके कंफर्टेबिलिटी के लिए या फिर लगेज के लिए, वो सारे हम अलग से माउंट करते हैं। बट जो मेजर कंपोनेंट होते हैं उनके बिना हमारे व्हीकल ड्राइव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे उसका लेआउट देखा गया है, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे रेडिएटर लगा होता है, ये हमारा क्लच सिस्टम होता है जो पावर ट्रांसफर करता है, ये हमारी प्रोपेल्ड शाफ्ट होती है, यहाँ पे कुछ डिफरेंशियल लगा होता है जो हमारे प्रोपेल शाफ्ट हमारी यहाँ से जो रेयर एक्सल होता है उसको पावर सप्लाई करती है, यहाँ से डिफरेंशियल हमारे जो व्हील्स होते हैं उनको पावर सप्लाई करता है। डिफरेंशियल का बेसिकली वर्क आपने पढ़ा होगा, जब हमारी टर्निंग होती है तो ये ट्राई करते हैं कि सेम टाइम में जो हमारी आउटर व्हीकल हो वो ज्यादा रेडियस कवर करे एज कंपेरिजन टू इनर व्हील। तो ये सारे एडवांटेज होते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं, गियर बॉक्स लगे होते हैं, इंजन है इसमें, ये साइकिल पोर्शन है, रेयर में भी है और यहाँ पे फ्रंट में है, चूंकि ये सस्पेंशन सिस्टम को अटैच करता है हमारे फ्रेम सिस्टम से। ये हमारे व्हीकल का फ्रेम है बेसिकली, ये जो दो स्टील के बने होते हैं और बीच में क्रॉस सेक्शन होते हैं, चूंकि ये सपोर्ट करते हैं या लोड वियर करने के काम आते हैं। ये हमारे व्हीकल के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो टैंक का अरेंजमेंट है। इसी तरीके से ये पूरा लेआउट है मेजर कंपोनेंट का। इस पूरे लेआउट को हम कहते हैं चेसिस, और ये जो स्ट्रक्चरल पोर्शन है, ये जो रॉड्स लगी हुई हैं, इनको हम कहते हैं फ्रेम। जो हमारा पॉइंट है, द चेसिस इंक्लूड द फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट। तो हमारे चेसिस के ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला फ्रेम होता है, मैंने जैसे आपको दिखाया, फ्रेम 2 लॉन्ग स्टील मेंबर होता है और बीच में क्रॉस मेंबर भी होते हैं। यही हमारे व्हीकल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो भी लोड होता है हमारे व्हीकल को ये वियर करता है। दूसरा होता है इंजन, जो हमारे व्हीकल को पावर प्रोवाइड करता है, ये पावर ट्रांसमिशन के काम आता है। व्हील एंड ट्रांसमिशन सिस्टम, गियर बॉक्स, यू जॉइंट बेसिकली क्या होता है, जो जिसमें हमारी चेसिस और बॉडी दो अलग अलग होती हैं, तो दोनों को हम यू जॉइंट बोल्ट से क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। प्रोपेल शाफ्ट आपको पता है पावर ट्रांसमिट करती है हमारे इंजन से व्हील को। डिफरेंशियल ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा भी ये भी मेजर पार्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, एक्सेल, सस्पेंशन, स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेक, फ्यूल टंक, ये सारे हमारे पार्ट्स होते हैं हमारे चेसिस सिस्टम का। जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि अभी बहुत सारी व्हीकल्स ऐसे आ रही हैं जिसमें हमारे व्हीकल का जो बॉडी वाला पोर्शन होता है दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चेसिस। बट अभी भी बहुत सारी व्हीकल्स ऐसी हैं जिसमें हमारे बॉडी और चेसिस को अलग अलग मैन्युफैक्चर किया जाता है और बाद में दोनों को असेंबल किया जाता है, ज्वाइंट कर दिया जाता है यू बोल्ट ज्वाइंट से। तो ये डिस्कशन हम आगे करेंगे, आगे डायग्राम भी है इसका, मैं आपको दिखा दूंगा कि ये इंटीग्रल पार्ट कैसे होते हैं, सेपरेट पार्ट कैसे होते हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बस यू रिमेंबर जस्ट वन थिंग कि जो हमारा चेसिस वाला पोर्शन होता है वो केवल उन्हीं कंपोनेंट को या वही एसेंशियल कंपोनेंट यहाँ पे इंक्लूड होते हैं जो हमारे व्हीकल को प्रोपेल करने के लिए या फिर ड्राइव करने के लिए कंपलसरी हैं। जो एसेसरीज होती है उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते या फिर जो हमारा चेसिस होता है उसके कंपोनेंट में इंक्लूड नहीं करते। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फंक्शन ऑफ द चेसिस। तो चेसिस हमारे व्हीकल का वेट हो या फिर पैसेंजर वेट, गुड्स कैरिंग व्हीकल है तो गुड्स का वेट, इंजन, ट्रांसमिशन टॉर्क, इससे रिलेटेड जो थ्रस्ट है वो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उससे रिलेटेड जो थ्रस्ट है, बेंडिंग जो लोड है, ट्विस्टिंग लोड है, इन सबको बियर करती है। इसके बाद हमारी जो चेसिस होती है वो व्हीकल को रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है ताकि हमारे व्हीकल में नॉइस कम हो, वाइब्रेशन कम हो, इन सबको मेंटेन करती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द चेसिस। तो चेसिस का क्लासिफिकेशन भी बहुत सारे टाइप से किया जा सकता है कि उसका कंट्रोल कैसे है, उसमें इंजन की फिटिंग कहाँ पे हो रही है, फ्रंट में हो रही है, बैक में, नंबर्स ऑफ व्हील कितने लगे हुए हैं, इस सारे टाइप से हम चेसिस का डिवीजन कर सकते हैं। बट इन जनरल हम चेसिस को 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। यहाँ पे लैडर चेसिस है, बैकबोन चेसिस है या फिर मोनोको चेसिस है।
इसका प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर लेना। ये लेडर चेचिस है या कन्वेंशनल चेचिस है, आपने देखा होगा लेडर टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें पूरी जो असेंबली होती है वो माउंट होती है, हमारी पूरी व्हीकल माउंट होती है। ये हमारी बैकबोन चेचिस है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये हमारी मोनोको चेचिस है। जितने भी स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, जितनी भी नई कार आ रही है, वो इस टाइप से बनती है, जिसमें हमारे बॉडी और चेचिस दोनों इंटीग्रल पार्ट होते हैं एक दूसरे का। इसमें इन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज लैडर चेचिस। लैडर चेचिस को हम कॉमर्शियल व्हीकल में यूज करते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होने की वजह से लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। बट यहाँ पे वाइब्रेशन ज्यादा होने की वजह से हम पैसेंजर व्हीकल में बेसिकली इसका यूज नहीं करते हैं। इसको मेंटेन करना, मतलब इसके मेंटेनेंस, इसको रिपेयर करना, इसको रिप्लेस करना काफी आसान होता है। तो इन द केस ऑफ एक्सीडेंट हम इसको इजिली रिप्लेस कर पाते हैं, व्हीकल को हम इजिली डिसमेंटल कर पाते हैं। तो ये सब इसका आसान होता है। इसमें बेसिकली हम प्रीफर करते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव को, मतलब इंजन को हम फ्रंट में प्लेस्ड करते हैं। उससे कई फायदे और भी होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म हो जाता है, हमारे व्हीकल का ट्रैक्शन थोड़ा कम मिलता है, व्हीकल इकोनॉमिकल हो जाती है, फ्यूल कंजप्शन कम होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव हम प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज मोनोको चेचिस। तो जितनी भी आजकल हाई परफॉर्मेंस कारें आती हैं, सब में यही चेचिस का यूज किया जाता है। आप यहाँ पे एग्जांपल्स में भी देखो तो जो आपको महंगी कारें दिख रही हैं, सब इसी चेचिस का यूज करती हैं। ये वन पीस स्ट्रक्चर होता है इसमें आपको चेचिस या फिर व्हीकल की बॉडी सेपरेट नहीं मिलेगी। ये आपको कंप्लीट व्हीकल की तरह दिखेगी। इसमें अगर आप एसेसरीज को माउंट कर दोगे तो कंप्लीट व्हीकल बन जाती है। ये वेल्डिंग के थ्रू एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं। ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है या फिर रोबोटिक्स प्रोडक्शन करना है तो वहां पे इसको बनाना इजी होता है, क्योंकि एक ही जगह पे इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है। अलग अलग से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लाके इसको असेंबल नहीं करना पड़ता है, इसलिए इसका मास प्रोडक्शन इजी हो जाता है। यहाँ पे भी कुछ टाइप्स दिए गए हैं, जो हमने पहले भी कहा था कि चेचिस के और भी टाइप्स हो सकते हैं। हमने जनरली जो टाइप्स यूज किए जाते हैं वो हमने पढ़ा। यहाँ पे टाइप्स दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोल। पहला है कन्वेंशनल टाइप्स में बेसिकली जो कंट्रोल होता है व्हीकल का, सब फ्रंट में दिया गया रहता है। जो सेमी फॉरवर्ड चेचिस होती हैं, जैसे कि जो ड्राइवर की केबिन होती है, हमारा जो इंजन की माउंटिंग होती है वो हाफ पोर्शन ड्राइवर केबिन के साइड में होती है, हाफ पोर्शन आउट टू द केबिन होती है। फुल फॉरवर्ड चेचिस में जो पूरे इंजन की माउंटिंग होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, मतलब जो ड्राइवर की केबिन है उससे आउटसाइड में होती है, उसे हम कहते हैं फुल फॉरवर्ड चेचिस। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज डिपेंड अपॉन द इंजन माउंटिंग। हमारे चेचिस में इंजन माउंटिंग के लिए स्पेस कहाँ पे दिया गया है, उसके बेसिस पे हमने चेचिस को डिवाइड किया हुआ है। तो कितने स्पेस हो सकते हैं? 3 टाइप की माउंटिंग हो सकती है। या तो इंजन को आप फ्रंट में माउंट करो, या फिर मिडिल में माउंट करो, या फिर बैक में माउंट करो। इन तीनों पोजीशन के अलावा और कोई माउंटिंग नहीं हो सकती है। और जो इंजन की माउंटिंग होती है ये भी बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करती है। जैसे हमको ये ध्यान रखना होता है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस में ज्यादा आ रहा है, ट्रैक्शन फोर्स या फिर कह सकते हो व्हीकल की ग्राउंड के साथ ग्रिपिंग किस में अच्छा है, हमारे व्हीकल को एक्सेलरेशन किस में ज्यादा मिल रहा है, व्हीकल की फ्यूल इकोनॉमी कहाँ पे अच्छी है, व्हीकल का कंट्रोल कहाँ पे अच्छा रहेगा। ये सारे पैरामीटर को हम ध्यान में रखते हैं जब इंजन को हम माउंट करते हैं। अब हम 1 बाय 1 करके एडवांटेज पढ़ते हैं। पहले शुरू करते हैं, अगर किसी व्हीकल को हम इंजन को सेंटर में माउंट करते हैं उसका क्या एडवांटेज होगा। जैसे आप देख रहे हो, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में है तो जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो काफी यूनिफॉर्म होगा, तो व्हीकल आपकी बैलेंस में रहेगी, वाइब्रेशन नहीं होगा। बट जब आप व्हीकल को ड्राइव करते हो तो ड्राइव उतना यूनिफॉर्म नहीं होता है, स्पेशली जब आप टर्निंग लेते हो तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अनयूनिफॉर्म हो जाता है, क्योंकि उसका आपने ध्यान नहीं रखा है जब आपने इंजन को माउंट किया, क्योंकि इंजन को आपने कंप्लीटली मिडिल में माउंट कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा है फ्रंट व्हील ड्राइव। जब फ्रंट व्हील ड्राइव होती है तो हम इंजन को फ्रंट में करते हैं, फ्रंट में माउंट करते हैं। और जितने भी ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं 2000 के बाद आई थिंक जितनी भी व्हीकल्स आ रही हैं सारी व्हीकल फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं, सब में इंजन फ्रंट में होता है। नैनो को छोड़ के, नैनो आपने देखा होगा एक बैक में है। पहले बैक स्ट्रक्चर आता था, जैसे बैक बोन स्ट्रक्चर में पहले भी मैंने बताया इंजन बैक में होता है। बैक का कुछ अलग एडवांटेज होता है, फ्रंट का अलग एडवांटेज होता है। जैसे बैक में अगर इंजन माउंट है तो हमको रोड पे ग्रिपिंग काफी अच्छी मिलेगी। अब सोच के आप देखो, ग्रिपिंग काफी अच्छी है, ट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा है। जब ट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा डेवलप होगा, तो फ्यूल इकोनॉमी कम होगी। तो अगर फ्रंट पे व्हीकल को आपने माउंट किया है तो वहां पे आपको फ्यूल इकोनॉमी ज्यादा मिलेगी, यहाँ पे ग्रिपिंग आपको रोड पे काफी अच्छा मिलेगा। लोड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में नियर अबाउट सिमिलर होता है। जो व्हीकल हमारी फ्रंट व्हील ड्राइव होती है या फिर जिसमें इंजन फ्रंट में माउंट होता है, उसको ड्राइव करना काफी यूनिफॉर्म होता है। एक तरह से आप खुद भी इन जनरल सोच के देखो कि जो हमारी फ्रंट व्हील है
उनको ट्रैक करना हमारे रेयर व्हील के लिए काफी इजी होता है एज कंपेरिजन टू हमारे रेयर व्हील को हमारी फ्रंट व्हील ट्रैक करे। तो हमारी जो रेयर व्हील ड्राइव व्हीकल्स होती हैं उनमें एक्सेलरेशन थोड़ा सा ज्यादा मिलता है क्विक एक्सेलरेशन एज कंपेरिजन टू फ्रंट व्हील ड्राइव। ये कुछ एडवांटेज होते हैं हमारे फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल के टू रेयर व्हील ड्राइव व्हीकल। बट अभी जितने भी रिसेंट व्हीकल हैं सारी की सारी व्हीकल हमारे फ्रंट व्हील ड्राइव हैं जिसमें इंजन फ्रंट में माउंट होता है। ये भी एक तरह का कंपैरिजन है, कितनी सारी व्हील्स लगी हुई हैं आपके व्हीकल पे, तो ये सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, तो इसके बेसिस पे भी हम हमारे चेसिस को डिवाइड करते हैं। Next point is the various load acting on the frame. Whenever we design the frame or chassis, we have to consider all these load. जैसे कि अगर आपकी व्हीकल क्रॉस कर रही है रोड को और रोड में कोई जॉइंट्स है या फिर आप यू कैन से कहीं पे रोड टूटा हुआ है, बीच में उसको जोड़ दिया गया है, चकत्ती लगाई गई रोड में, जैसे कि हमारे यहाँ होता है बेसिकली रोड टूट गया तो उसको जोड़ दिया जाता है, पता ही नहीं चलता कि दो गड्ढों को जोड़ के रोड बनाया गया है या फिर रोड में गड्ढे, तो उस टाइम पे क्रॉसिंग के टाइम पे व्हीकल में जो लोड आता है दैट इज फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। मोशन के टाइम में भी व्हीकल में लोड रहता है और एडिशनल लोड आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज जब कभी हम कर्व पाथ पे मूव कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली रोड तो स्ट्रेट होता नहीं है, कर्व पाथ होता है, ये भी लोड आता है। इंपैक्ट लोडिंग आती है, कभी कोलिजन हुआ तो आपने सुना भी होगा कि जो व्हीकल बनती है उस समय पे कोलिजन टेस्ट भी किया जाता है। इनर्शिया फोर्स, जब कभी भी आप ब्रेक लगाते हो, आप ऑलरेडी यू नो दैट व्हाट इज द इनर्शिया फोर्स। हमारी बॉडी जिस पोजीशन में होती है उसको मेंटेन करना चाहती है, अगर आप उसको एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट करोगे तो इनर्शिया फोर्स वहां पे आएगा, और ऑब्वियसली आप एक स्पीड में तो चलाते नहीं हो, एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन होगा, इनर्शिया फोर्स ऑब्वियसली आएगा। स्टैटिक लोड ऑलरेडी है वहाँ पे, चेसिस का कोई बैठा हुआ है उसका लोड है, एडिशनल जो गुड्स कैरी कर रहे हैं उन सबका लोड हमारे ऑब्वियसली फ्रेम या चेसिस से बियर करती है। ओवरलोड, ये भी हमारी आदत है, हम व्हीकल पे जितने लोड के लिए डिजाइन किया गया है ऑब्वियसली वहाँ पे फैक्ट्री एक्सेप्टर कंसीडर किया गया रहता है, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर होता है कि जब कभी भी व्हीकल 2 लोगों की डिजाइन है बाइक तो हम 3 लोग बैठ जाते हैं, कार 4 लोगों की डिजाइन है 8 लोग बैठ जाते हैं, तो इस टाइप से फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलरेडी लिया गया रहता है। बट ओवरलोडिंग भी होती है हमारी व्हीकल को, तो जब कभी भी हम व्हीकल को डिजाइन करते हैं, व्हीकल का फ्रेम डिजाइन करते हैं जो पूरा लोड वियर करता है, तो इन सारे लोड्स को वहाँ पे कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज ऑटोमोबाइल बॉडी या फिर सुपर स्ट्रक्चर। पूरी हमारी व्हीकल ऑटोमोबाइल जैसे दिखे उसके लिए वहाँ पे ऑटोमोबाइल बॉडी लगाई गई रहती है, या जिसे हम सुपर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बहुत सारा काम होता है इनका, सिंपल अगर आप देखो तो आपको धूप बारिश इन सबसे बचाता है, बहुत सारे जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनको ये कवर करता है। आपने देखे होंगे जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं ना, उनकी जो केवल इनिशियल स्ट्रक्चर होता है बिना ऊपर बॉडी ज्वाइंट किए हुए, उसको हम इधर उधर लेके ट्रेवल करते हैं। बस देखा होगा आपने, ट्रक देखा होगा, तो वो कैसे दिखते हैं। जब हम उस पर बॉडी को माउंट कर देते हैं तो उनकी थोड़े अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और बहुत सारे पोर्शन जो कि मूवेबल हैं वो कवर हो जाते हैं, सेफ्टी बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत सारी व्हीकल्स जो आती हैं जिनमें फ्रेम जो होता है दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, बहुत सारे ऐसे भी बनते हैं जिनका इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है, बॉडी अलग से वहाँ पे आई एंड यू बोल्ट से ज्वाइन करते हैं। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी होती है वो बनी होती है सीट मेटल की, तो स्टील प्लेट्स की बनी होती है एंड फाइबर ग्लासेस, यहाँ पे ग्लासेस लगे होते हैं, ये पूरी स्टील प्लेट्स की बनी होती है। अब बहुत सारे सैरामिक्स मटेरियल भी आ गए हैं, चूंकि स्ट्रेंथ हमको बढ़ानी होती है, बहुत आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप्स की यहाँ पे ओपन फ्लोर भी बनते हैं, तो इस टाइप की व्हीकल्स बन रही हैं। हमको 2 चीज़ देखना होता है कि हमारी व्हीकल की स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहे और थोड़ा सा हम उसमें कुछ एडवेंचर्स कर पाते तो वो भी करें, तो उसके लिए बहुत सारे मटेरियल्स और रिसर्च में है, बहुत सारे व्हीकल्स ने पेटेंट भी करवाए हैं, बहुत सारे अलग मटेरियल्स भी आ रहे हैं नेवरदलेस। और बेसिकली होता क्या, अगर हम इन जनरल बात करें तो जो स्टील प्लेट्स की बनी होती हैं उनमें पैनलिंग कर देते हैं एल्यूमिनियम की, या फिर एल्यूमिनियम की बनाते हैं तो स्टील की पैनलिंग कर देते हैं। इस टाइप से हम हमारे व्हीकल को डिजाइन करते हैं। आपने बस में ऐसे देखे होंगे कि वो बेसिकली स्टील प्लेट्स की बनी होती है और एल्यूमिनियम की उसमें पैनलिंग करते हैं। तो हमें जब बॉडी बनाते हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जिसको हमारी बॉडी की डिजाइन फुलफिल करे, तो वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन की गई है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये होती है कि हमारी व्हीकल का वेट ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वेट ज्यादा बढ़ेगा उसको कैरी करने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिए। फोर्स कहाँ से आएगा, हमारे पास जो फ्यूल बर्निंग से आएगा, तो फ्यूल बर्निंग ज्यादा होगा, तो फालतू का वेट नहीं होना चाहिए, जितना स्ट्रेंथ के लिए सफिशिएंट है उतना ही हम कंसीडर करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होने चाहिए, अगर ज्यादा कंपोनेंट्स रहेंगे उनको आप ज्वाइन करोगे तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अपने स्ट्रेंथ से, तो हम ट्राई करते हैं कि सारा जो पोर्शन हो वो इंटीग्रल पार्ट में बने। बट नेवरदलेस अगर इंटीग्रल पार्ट है तो उसका अलग डिसएडवांटेज है, कभी आपके व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया तो कोई एक पार्ट अगर ब्रेक हुआ तो आपको पूरी व्हीकल का पार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट है, उसको अलग से जोड़ा नहीं जा सकता। तो बहुत बार ये भी एडवांटेज होता है कि आप
व्हीकल, आपके व्हीकल में जितने ज्यादा पार्ट्स हैं उतना अच्छा है कि अगर एक पार्ट टूटा तो उसको रिप्लेस करके आप दूसरा पार्ट लगा सकते हो, तो व्हीकल का मेंटेनेंस कम खर्चे में हो जाएगा। तो ये सारी एडवांटेज, कुछ एडवांटेज है उसके, कुछ डिसएडवांटेज है। तो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। लॉन्ग फटिक लाइफ हो, ऑब्वियसली फटिक लोड आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या होता है। जब कभी भी साइक्लिक लोडिंग होती है किसी चीज पे, उसे हम फटिक लोड कहते हैं। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे साइक्लिक लोडिंग मतलब गोल गोल लोडिंग, ऐसा नहीं है। जब कभी भी किसी भी लोड का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड मतलब सपोज 10 न्यूटन का है, बाद में 12 न्यूटन हो गया, 15 न्यूटन हो गया, फिर 5 न्यूटन हो गया, इस टाइप से अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो उसे भी हम साइक्लिक लोडिंग कहेंगे। चलिए मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सपोज करिए 10 न्यूटन का फोर्स ही कंटिन्यूअसली लग रहा है, बट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सपोज कभी इस डायरेक्शन में लग रहा है, कभी इस डायरेक्शन में लग रहा है, कभी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस टाइप के लोडिंग को भी हम साइक्लिक लोडिंग कहते हैं, जिसकी वजह से फटीग स्ट्रेस आती है हमारी बॉडी में। तो फटीग स्ट्रेस भी इसकी काफी अच्छी होनी चाहिए। एक तरह से इसको आप और देख सकते हो कि कोई भी कंपोनेंट कितनी फटीग लोडिंग को वियर कर सकता है। अगर इसको एक एग्जांपल से समझे तो सपोज करिए आपकी एक बैटरी है, तो बैटरी की एक कैपेसिटी होती है कि उसको आप कितनी बार चार्ज कर सकते हो, कितनी बार डिस्चार्ज कर सकते हो। मान लीजिए 1000 टाइम उसको आप चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हो, तो 1000 टाइम चार्ज डिस्चार्ज करने के बाद वो बैटरी खराब हो जाएगी। उसी तरीके से हमारी व्हीकल की भी फटीग स्ट्रेंथ होती है कि उसके स्ट्रक्चर पे, उसकी स्ट्रक्चर की लाइफ कितनी होगी, वो फटीग साइकिल से कैलकुलेट किया जा सकता है। काफी लंबी डिटेल है, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे यहाँ पे, बस आपको ये समझ लेना है कि जो फटीग लोडिंग होती है उसको हम ध्यान रखते हैं जब हमारे व्हीकल की बॉडी को डिजाइन करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमारी व्हीकल लॉन्ग टाइम तक चले। उसके लिए जो फटीग स्ट्रेंथ होती है हमारी व्हीकल की वो अच्छी होनी चाहिए। लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, और ऑलवेज कहीं पे भी अगर आपको बैलेंसिंग करनी है तो आप लोड को कैसे करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर कहीं पे लोड इन शॉर्ट किसी भी रीजन की वजह से अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो आपको उसको सेपरेट बैलेंसिंग करनी पड़ती है, और सेपरेट बैलेंसिंग कितना डिफिकल्ट होता है, आप बैलेंसिंग पढ़े भी हो। अगर कहीं पे छोटा सा भी मास अनबैलेंस है तो उसके वजह से जब स्पीड बढ़ती है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स आता है, व्हीकल में वाइब्रेशन आता है, व्हीकल यूनिफॉर्म मूव नहीं करती। ये सारी डिफिकल्टीज होती हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि बनाते टाइम ही हमारे व्हीकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अच्छा हो। जो व्हीकल की बॉडी है दैट हैव द गुड स्पेस फॉर द पैसेंजर एंड लगेज, जिसके लिए भी वो डिजाइन की गई है, दोनों के लिए डिजाइन की गई है, तो दोनों के लिए उसके पास अच्छा स्पेस होना चाहिए। गुड एक्सेस होना चाहिए हमारे पास इंजन और सस्पेंशन सिस्टम का, चूंकि सस्पेंशन सिस्टम है कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, इसको एक स्पेस होना चाहिए अप एंड डाउन मूव करने के लिए, अदरवाइज कंस्ट्रेंट डेवलप होगा वहां पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है मिनिमम वाइब्रेशन। ऑब्वियसली स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, वाइब्रेशन वहां पे नहीं होनी चाहिए जब व्हीकल रन कर रही हो। तो जो है मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ द एयर, जो ड्रैग फोर्स होता है उसको मिनिमाइज करके बनाते हैं हमारी बॉडी को, ताकि हमारी बॉडी पे ड्रैग फोर्स नहीं आए। अब तो स्पॉइल्स भी लगाते हैं, आपने देखा होगा। ड्रैग फोर्स बेसिकली यहाँ पे बर्नौली क्वेश्चन आता है, अगर आप डिटेल में बर्नौली पढ़े हो तो वहां पे आपको ध्यान रहेगा। आप देखते हो बॉडी का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, ताकि ये एयर का जो ड्रैग फोर्स है उसको हम मिनिमाइज कर पाए, एयर इजिली पास हो पाए। दूसरी चीज, हमारे व्हीकल के इनसाइड एयर ज्यादा अगर पास होगी तो व्हीकल को क्या करेगी, ड्रैग करने की कोशिश करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हमारे व्हीकल की जो ग्रिपिंग है रोड पे वो हट जाएगी, व्हीकल अनबैलेंस हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं जब हमारी व्हीकल को हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ऑब्वियसली चीप हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, सस्ती हो, स्ट्रेंथ हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि सब क्वालिटी होने के साथ साथ वो सस्ती भी होनी चाहिए, अदरवाइज कोई परचेज नहीं करेगा। विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए फ्रंट पे, ड्राइवर को ऑब्वियसली कोई कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी में। ऐसा नहीं कि ड्राइवर के सामने आपने ग्लास के जगह पे कुछ और लगा दिया और ड्राइवर को दिख ही नहीं रहा, इस टाइप की चीजें नहीं होना चाहिए। अट्रैक्टिव, सेफ होना चाहिए। उसके बाद कलर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं जानते हैं टेक्निकलिटी के नाम पे, वो जाके क्या देखते हैं, कलर देखते हैं और देखने में सुंदर दिख रही है कि नहीं दिख रही है। मैक्सिमम लोग, हम में से जो भी व्हीकल परचेज करने जाते हैं, कितने इंजीनियर होंगे, और जितने इंजीनियर उनमें से कितने लोगों को इन सारी चीजों का आइडिया है। तो 90% लोग तो ऐसे होते हैं जो कलर देखते हैं और बॉडी की डिजाइन देखते हैं, वही देख के पसंद करते हैं। नेवरदलेस ऑब्वियसली वो हाई इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से डिजाइन होती है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस करना है। यहाँ पे मैं कुछ 2-3 सेकंड का आपको टाइम देगा, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को एक बार देखिए, ट्राई करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आरटीओ एग्जाम में पूछे गए होंगे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द चेसिस, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी चीजें मेंशन है सारे फंक्शंस हैं चेसिस के, कंसीडर करेंगे। ऑल ऑफ एबव। ऑटोमोबाइल बॉडी इज मेड अप, किसकी बनाई जाती है भाई, सीट मेटल और फाइबर्स की बनी होती है। द बॉडी फिक्स विद द चेसिस, किसके साथ, या तो इंटीग्रल पार्ट है, अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो आई एंड यू बोल्ट के साथ ज्वाइंट की जाएगी। अगर इंटीग्रल पार्ट है तो वो वेल्डिंग से ज्वाइंट की जाती है, बट नेवरदलेस वेल्डिंग इज नॉट अ करेक्ट आंसर, क्योंकि जब वो इंटीग्रल पार्ट हो गई तो पूरा पार्ट ही चेसिस में आ गया। अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं है बॉडी, तभी हम कहेंगे कि वो चेसिस अलग है, उसकी बॉडी अलग है।
ये आप देख सकते हो, ये यू टाइप जॉइंट होता है, आपने देखा होगा। इस टाइप के जॉइंट हम लगाते हैं बेसिकली हमारे चेसिस को बॉडी से बोल्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल बॉडी शुड फुलफिल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो लाइट वेट होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा लाइट वेट होना चाहिए, फटीग स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होनी चाहिए, तो हमारा बी भी सही है, ए भी सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। चेसिस इज द फ्रेंच टर्म दैट वीज एनएसली किसके लिए यूज किए थे, फर्स्ट लाइन यही है, मेन स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल के लिए यूज करते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जीपीएससी आरटीओ एग्जाम 2019 में पूछा गया है। इन द कमर्शियल व्हीकल लेआउट इंजन इज लोकेटेड फॉरवर्ड, रेयर एंड अंडर फ्लोर मैनुअली। मैंने आपको बताया था वहां पे जब डिस्कशन हम कर रहे थे कि इंजन को माउंट करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, लोड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, चूंकि यहाँ पे सबकी बात किया गया है, फॉरवर्ड क्यों होता है, रेयर में क्यों होता है, मिडिल में क्यों होता है, इन सब की बात करें। अगर फॉरवर्ड की बात करते तो ये भी ऑप्शन होता है। इकोनॉमी उसकी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पे जो ग्रिपिंग होती है वो कम होती है, तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कम आता है। बट यहाँ पे सबकी चूंकि बात की है तो सबके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है यहाँ पे बेटर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब कभी भी हम इंजन को माउंट करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं, क्योंकि सबसे हैवीएस्ट पोर्शन होता है इंजन हमारे पूरे व्हीकल में, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि उसके वजह से जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आए, हमको अलग से सेपरेट बैलेंसिंग ना करनी पड़े, नहीं तो अलग से वेट आपको वहां पे लगाना पड़ेगा और उसको भी इंजन ही कैरी करेगा। इंजन कैरी करेगा तो फ्यूल कंज्यूम करेगा, तो हमारे जो व्हीकल का इकोनॉमी एफिशिएंसी है वो घट जाएगी, तो आप कहोगे कि इसका एवरेज कम है तो आप परचेज नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। तो केवल यहाँ पे एक चीज नहीं पूछा है, फॉरवर्ड के लिए भी पूछा है, रेयर के लिए भी पूछा है, मिडिल के लिए भी पूछा है, तो इसलिए यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, सी है। अगर फ्रंट पे रहेगा तो मैंने कहा कि ट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से वहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी अच्छी होती है, रेयर बारे में एक्सेलरेशन अच्छा मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हमने आगे डिस्कस किया हुआ है। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चेसिस। इसमें से चेसिस का पार्ट कौन सी नहीं है, व्हील है ऑलरेडी, फ्रंट एक्सेल भी है, स्टीयरिंग भी है, तो सीट नहीं है, सीट इज द एसेसरीज। अगर सीट नहीं रहेगी तो भी हमारी व्हीकल चलेगी। तो मैंने आपको एक ब्रॉडली एक जनरल आइडिया दिया है कि चेसिस में वो सारे पार्ट इंक्लूड किए जाते हैं जिसकी वजह से हमारी व्हीकल प्रोपेल करती है, मूव करती है। अगर वो पार्ट नहीं रहेगा तो हमारी व्हीकल मूव नहीं करेगी। तो सीट से कोई फर्क पड़ता नहीं, सीट एक रहे, 4 रहे, 10 रहे, एक भी नहीं रही, हमारे व्हीकल के मूविंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टाइप ऑफ फ्रेम प्रीफर्ड फॉर द रेयर इंजन ऑटोमोबाइल बहुत पहले यूज हुआ था और बैकबोन फ्रेम में बेसिकली हम प्रीफर करते हैं इंजन बैक साइड में लगाएं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, चेसिस फ्रेम टेपर्ड फ्रॉम द रेयर एंड फ्रंट टू परमिट। किस लिए टेपर्ड क्यों करते हैं हम रेयर और फ्रंट से, तो वो इसलिए देखिए ये सारी चीजें भी कुछ हद तक जस्टिफाइबल हैं अगर आप कहो तो। रिडक्शन ऑफ ड्रैग ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द एयर, ये सारे जस्टिफाइबल हैं, बट मेन मोटिव हमारा इसको मिनिमाइज करने का मेन जो मोटिव होता है वो ये नहीं होता है। इसके वजह से चूंकि ड्रैग फोर्स को मिनिमाइज करना है तो हम स्लोप देते हैं, टेपर्ड नहीं करते, हम स्लोपिंग करते हैं व्हीकल में। तो ऐसा नहीं कि टेपर्ड करने से ड्रैग फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है, बट ये मेजर रीजन नहीं है। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द व्हील, ये वर्टिकल मूवमेंट तो हमको लेना नहीं होता है। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है सी, एडुकेट मूवमेंट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील एंड द लिंकेज, ताकि हमारी जो व्हीकल है कम रेडियस, आगे के जो व्हील्स हैं उसके लिए मूवमेंट के टाइम पे कम रेडियस लो, इजिली मूव कर पाए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 10, ये सारे क्वेश्चन आपके आरटीओ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ऑटोमोबाइल के पेपर में डेफिनेटली, इस बार मैकेनिकल के पेपर में भी पूछे जाएंगे क्योंकि इससे पहले वो सिलेबस में नहीं था। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए, उनको थोड़ा सा ऑटोमोबाइल का इतना सेंस है नहीं। चेसिस अरेंजमेंट इन विच ऑफ द इंजन इज माउंट टू द फ्रंट टू द ड्राइवर केबिन इज कॉल्ड। पहले ही हमने कहा था फ्रंट पे होगा या ड्राइवर के, या फिर कुछ ड्राइवर सेमी फॉरवर्ड हमने पढ़ा था, फुल फॉरवर्ड हमने पढ़ा था, कन्वेंशनल पढ़ा था। तो हियर इज द कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में क्या होता है, फ्रंट पे माउंट होता है, सेमी फॉरवर्ड में बीच में माउंट होता है, फुल फॉरवर्ड में जस्ट केबिन से आगे माउंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, या फिर यू कैन से करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, द बेसिक ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर कंसिस्ट द सस्पेंशन सिस्टम, एक्सेल, व्हील एंड, इनमें से कौन सा है, पावर स्टीयरिंग, न्यूमेटिक ब्रेक, लाइट। भाई देखिए ब्रेक कोई सा भी हो, ऐसा नहीं न्यूमेटिक ब्रेक ही रहना चाहिए, नहीं पावर स्टीयरिंग कोई सा हो, ऐसा नहीं पावर स्टीयरिंग होना चाहिए, नहीं। तो ये पार्ट्स होते हैं, स्टीयरिंग इज द पार्ट, ब्रेक इज द पार्ट, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ द ब्रेक दिया है, स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ द स्टीयरिंग दिया है, तो इसलिए डी इज द मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फ्रेम इज द कंपलसरी, दिस इज द पार्ट ऑफ द हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, द व्हीकल फ्रेम मे गॉट डिस्टॉर्टेड
टू द पैरेलल शेप ड्यू टू। देखिए, जब आप व्हीकल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में ड्राइव करते हो और आपके रोड में गड्ढे हैं, होल्स हैं या फिर बम्प हैं, जॉइंट्स हैं, तो उस टाइम पे जो आपका रेक्टेंगुलर शेप होता है ना, वो पैरेललोग्राम टाइप का हो जाता है, क्योंकि वहां पे फोर्स आता है, इम्पैक्ट फोर्स होता है व्हील से, और इस वजह से डिस्टॉर्शन हो जाता है। और इस डिस्टॉर्शन को हम एक नाम भी देते हैं, इसमें स्पेसिफिक नाम भी होता है, हॉरिजॉन्टल लोंजनिंग। लोंजनिंग की स्पेलिंग कुछ ऐसे होती है, LOJNENGING। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लोंजनिंग भी कहते हैं, या फिर हम ये कहते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप है हमारे व्हीकल की, दैट इज डिस्टॉर्टेड इन द पैरेललोग्राम शेप। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज ए, ड्राइव फॉरवर्ड बैकवर्ड कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड टू द व्हील इम्पैक्ट ऑन द रोड। और ये इम्पैक्ट जो आता है, मैंने पहले ही बोला, ये इम्पैक्ट आता है जैसे होल से, कहीं पे रोड जॉइंट है, कहीं पे बम्प है, उनके वजह से। अगर आप एकदम स्ट्रेट रोड पे चलाते हो जहाँ पे कोई भी हमारी व्हीकल इम्पैक्ट नहीं कर रही है, हमारे रोड के साथ कोई इम्पैक्ट लोडिंग नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे ये डिस्टॉर्शन नहीं होगा या फिर मिनिमम होगा। क्योंकि एक लाइन भी आती है, आप देखते हो पेंट वाली लाइन भी आती है, उस टाइम पे भी इम्पैक्ट लोडिंग आती है हमारे व्हीकल में, हमारे व्हीकल की आवाज चेंज हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 13 नंबर, शेपिंग ऑफ द बॉडी बिलो द फ्रंट बम्पर टू रिड्यूस एयर ड्रैग इज कॉल्ड। एयर ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए हम जो लगाते हैं उसे कहते हैं हम एयर डैम, या फिर उसका एक और नाम है फ्रंट स्पॉइलर। इस टाइप का स्पॉइलर होता है, बेसिकली अपने स्पोर्ट कार में देखे होंगे, बैक साइड में लगा होता है, थोड़ा लुक भी देता है। मैक्सिमम लोगों को तो आइडिया नहीं होता है, मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि ये देखने में अच्छा लगता है इसलिए लगाया गया रहता है, बट ऐसा नहीं है। ये ड्रैग फोर्स को मैनेज करता है ताकि हमारी व्हीकल अपलिफ्ट ना हो जाए। और बेसिकली रेसिंग कार में इसलिए लगा रहता है क्योंकि वहां पे स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिसके वजह से ड्रैग फोर्स भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये फ्रंट में भी लगा होता है बहुत सारी व्हीकल में। तो जो फ्रंट में लगा होता है उसे हम एयर डैम कहते हैं, या फिर उसका नाम है फ्रंट स्पॉइलर। और रेयर स्पॉइलर भी होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा सी करेक्ट होगा। तो जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करते रहिए, दूसरों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।